देखो अपन देखेंगे कार्बन और उसके यौगिक, तो अपने कई लेक्चर हो चुके हैं कार्बन और उसके कंपाउंड या कार्बन और उसके यौगिक। कोई आवाज़ में दिखने में कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बोल देना, फिर बीच में डिस्टर्ब होता है। किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर दिख रहा है? तो अपन ने देखा था लास्ट में था एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन का वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का वर्गीकरण। इसके अलावा देखे थे कार्बन के अप्रूव, जिसमें अपन ने देखा था हीरा और ग्रेफाइट। लास्ट जो इस सैटरडे को जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने देखे थे कार्बन के अप्रूव, जिसमें कौन था आपका, एक देख चुके थे अपन हीरा, हीरे की संरचना कैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा उसके उपयोग क्या होते हैं, और नेक्स्ट देखा था अपन ने ग्रेफाइट। अब अगला देखते हैं कार्बन का। अपन ने कार्बन के जो अप्रूव है उनको दो श्रेणियों में बांटा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अपना आपकी जो बुक है 10th का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ क्रिस्टलीय दे रखे हैं, अक्रिस्टलीय लास्ट में या उनके बारे में या तो 1-2 लाइन दे रखी है या शायद मेरे हिसाब से नहीं दे रखा, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय में देखा हीरा देखा, ग्रेफाइट देखा। आज देखते हैं फुलरीन, आज देखते हैं फुलरीन। ये भी क्या है आपका, हीरे का क्रिस्टलीय अप्रूव है। अब देखो लास्ट में अपन देख चुके क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है, जिसकी एक निश्चित जालक संरचना होती है। जालक संरचना का मतलब है जो कार्बन परमाणु है किसी न किसी रूप से क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है, वो कैसे भी रह सकता है। मैं एक आइडिया के हिसाब से बना रही हूँ। सपोज आपका कार्बन परमाणु किसी में ऐसे व्यवस्थित है तो एक फिक्स संरचना बन रही है। ऐसा कोई डायग्राम नहीं है आपके, मैं एक एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ कि क्रिस्टलीय संरचना का मतलब क्या होगा, जो कार्बन परमाणु उस अप्रूप में इस प्रकार व्यवस्थित रहेगा कि कोई एक संरचना बन जाएगी, एक फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो फुलरीन है वो भी कार्बन क्या है, क्या आपका क्रिस्टलीय अप्रूप है। इसकी संरचना कैसी होती है, बॉल की तरह होती है। जो बॉल होती है आपके फुटबॉल, उसकी तरह क्या होती है, इसकी संरचना होती है। जैसे ये आपकी एक बन गया, फिर दूसरा क्या हुआ आपके यहाँ से एक कंपाउंड निकल रहा है, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा आपके यहाँ से एक आपके निकल रहा है, ये कार्बन है। जो कोने हैं यहाँ पे क्या आपके कार्बन व्यवस्थित है, यहाँ पे क्या होंगे आपके कार्बन व्यवस्थित होंगे। जैसे ये निकल गया आपका, यहाँ पे क्या होंगे आपके कार्बन व्यवस्थित होंगे। बॉल बना रही हूँ, हाँ बॉल ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। इसकी संरचना कई बार पूछ भी ली जाती है, तो आपको इस संरचना को इस तरीके से सेट करना है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या होंगे आपके कार्बन परमाणु व्यवस्थित होंगे, ठीक है। हेक्सागोनल होगी, 6 कार्बन होंगे, ठीक है। ये क्या बन रही है आपकी फुलरीन है, ये क्या है आपकी फुलरीन है। यहाँ क्या है आपके कार्बन परमाणु व्यवस्थित है। तो आपको इस तरीके से सेट करना है कि ये किस में अरेंज हो जाए, फुटबॉल की तरह दिख रहा है, फुटबॉल की तरह, ठीक है। इसके अंदर फिर से क्या होंगे आपको ऐसे ऐसे फिर से दिखेंगे, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, एक आइडिया लेके बॉल की तरह बना लेना, ठीक है। फिर इसमें क्या होंगे आपके, फिर कार्बन व्यवस्थित होंगे, ये फिर व्यवस्थित होंगे, ऐसे ऐसे फुटबॉल में आपके बने हुए थे ना कॉलम्स, वैसे बने होते हैं। तो जो फुलरीन है वो कार्बन का क्या है आपका क्रिस्टलीय अप्रूप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इसकी संरचना कैसी होती है, कई बार पूछा जाता है, फुटबॉल की जैसी, आपकी जो फुटबॉल होती है उसकी तरह इसकी संरचना दिखती है। इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है आपका बक्की बॉल। इसको क्या कहा जाता है आपके, बक्की बॉल भी कहा जाता है। अब ये पूछा जाता है कि इसको बक्की बॉल क्यों कहा गया। एक साइंटिस्ट था बकमिंस्टर फुलर, साइंटिस्ट था बकमिंस्टर फुलर उसका नाम था। उसके सम्मान के लिए इन्होंने खोजा था, इनके सम्मान के लिए इन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया आपके फुलरीन। बकमिंस्टर फुलर के नाम से इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, फुलरीन। तो ये है आपके फुलरीन, ठीक है। फुटबॉल की जैसी संरचना होती है। इसके अलावा क्या होगा, ये कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूप होता है, इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या इसमें कार्बन कितने होते हैं आपके, 60 हो सकते हैं। कार्बन कितने हो सकते हैं,
मिनिमम 60 हो सकते हैं, किसी में आपको 130 भी मिलेंगे। अलग अलग प्रकार की क्या होती है आपके फुलरीन होगी, उसके और भी टाइप्स हो जाएंगे, तो मुख्यतः आपके क्या होगी 60 वाली होगी। अब इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, या तीनों में अंतर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, हीरा ग्रेफाइट और फुलरीन में अंतर लिखिए, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, जो आपकी गैस निकलती है पेट्रोलियम के खनन से, तो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में जो प्राकृतिक गैस निकली है उसमें अन्य गैसें होगी, तो उनको शुद्ध करने के लिए प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। तो यहाँ से इसका उपयोग का एक पॉइंट निकल के आता है, जो प्राकृतिक गैस है जो पेट्रोलियम के खनन से निकालते हैं, उसके साथ जैसे पेट्रोलियम निकल रहा है तो पेट्रोलियम में क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के उत्पाद निकलते हैं, उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। उसी टाइम क्या निकलेगी आपकी प्राकृतिक गैस, उसमें अन्य गैसें मिश्रित हो सकती है, मिक्स हो सकती है। इनको शुद्ध करने के लिए मतलब प्योर रूप से शुद्ध रूप से आपको प्राकृतिक गैस प्राप्त करनी है, तो आप फुलरीन का उपयोग कर सकते हो। आणविक बेरिंग बनाने में, बेरिंग तो जानते हो ना, हाँ, आणविक बेरिंग बनाने में देखा होगा, ऐसा एक राउंड सा होता है, उसमें यहाँ वो छल्ले से डले होते गोल गोल, हाँ, उनके निर्माण में भी किया जाता है आणविक बेरिंग के निर्माण में। ठीक है, इसके अलावा उच्च ताप पर अतिचालक, ये अच्छा पॉइंट है, इसको समझ लो, फिजिक्स में भी काम आएगा। इसको अगर आप और ज़्यादा गर्म करते हो तो ये क्या हो जाती है आपके अतिचालक। उच्च ताप पर अतिचालक की तरह काम करती है। अतिचालक की तरह काम करती है। क्या कह रहा है, देखो 3 प्रकार के चालक होंगे, चालक, अचालक और कुचालक। ठीक है, अचालक का मतलब या कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। फिर होता है चालक जिसमें आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, और एक होता है आपका अतिचालक या सुपर कंडक्टर। इंग्लिश में चालक को बोलते हैं कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का मतलब है उसमें बिल्कुल भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। प्रतिरोध से तात्पर्य है धारा के प्रवाह में कोई अवरोध नहीं होगा। प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अपन जब फिजिक्स के जो चैप्टर देखेंगे तो उसमें आएगा आपका अतिचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा चालक क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो आप इसको अभी थोड़ा सा देख लो। चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकते, जैसे लकड़ी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो। ठीक है, अब सचिन के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जो रोड बनाई जाती है उसमें तार लगा के रोड बना लेते हैं, तो वो तार किसकी तरह काम कर रहा है, आपके चालक की तरह काम कर रहा है, ना कि लकड़ी। ये आ रहा था दिमाग में। ठीक है तो इसके माइंड में आ रहा था कि यहाँ एक पत्ती सी लगा दी जाती है, उसमें तार जोड़ दिया जाता है और गर्म पानी करते। गांव वाले खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बार शहर वाले भी करते हैं, पर वहाँ चालक का काम कौन कर रहा है, वो जो पत्ती आपकी लोहे की है वो काम कर रही है। और आपको पता है लोहा क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, लकड़ी कभी नहीं होती। अति चालक का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, चांदी। चांदी विद्युत की अति चालक होती है। तो अति चालक का मतलब ये है जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बिल्कुल भी प्रतिरोध अवरोध पैदा नहीं होगा, जिससे बिल्कुल भी लाइट वेस्ट नहीं होगा। जैसे अपने जो ये लोहे के वायर है, सॉरी इसके वायर किसके हैं आपके अंदर, तांबे के तार। ठीक है, तांबे के तार है, इनमें क्या करा जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, पर जितनी वहाँ से आती है अपन को 220 वोल्ट मिलती है, घरों तक 220 वोल्ट मिलती है। उस 220 वोल्ट में भी आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। कई बार क्या होता है, एक जगह जैसे एक ट्रांसमीटर होता है और 10 घरों को कनेक्शन दे दिया तो स्पूलिंग हो जाती है, ट्रांसमीटर के फ्यूज उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि घरों की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है, लाइट कम है, बीच में प्रतिरोध भी आ रहा है, इसलिए स्पूलिंग हो जाती है। फिर एडवाइस दी जाती है सब इकट्ठे होकर बिजली बोर्ड में जाओ और दूसरा ट्रांसमीटर लगवाओ। उसका रीज़न होता है कि वहाँ प्रतिरोध उत्पन्न है।
तो अति चालक का मतलब जिसमें बिल्कुल भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो जो चांदी होती है वो होती है सुपर कंडक्टर, अति चालक होती है। अगर आप फ्लोरीन को उच्च ताप पे गर्म करोगे तो वो भी अति चालक की तरह काम करती है। अब अपन को नहीं जाना है आगे, बस अपन को इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, सोना वो होता है क्रिया ही नहीं करता सोना। चांदी को आप देखना फटाफट खुले में छोड़ा तो वो काली हो जाती है, सोना नहीं होता। क्योंकि सोना बहुत कम क्रियाशील होता है, चांदी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये कार्बन के अपन ने अपरूप देख लिए। अब देखते हैं दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जिनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग होता है वो देखते हैं। तो इसमें आपकी हेडिंग है दैनिक जीवन में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, मतलब जिनमें कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। ये है, इसमें अपन बहुत सारे यौगिकों का अध्ययन करेंगे। पहला है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। 3-4 जगह आता है आपके, 9th में भी था, 8th में भी था, 10th में भी है, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसको शॉर्ट में लिखते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन फुल फॉर्म का भी पूछ सकता है, इसके हानिकारक प्रभाव भी पूछ सकता है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अपन को पढ़ना है यहाँ पे केमिस्ट्री के बेसिस से, साइंस के बेसिस से देखना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे बनती है, कैसे नुकसान पहुँचाती है। ये बनती है वो तो अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका नामकरण कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे, और इसके नुकसान कहाँ होते हैं वो देखेंगे अपन इन्वायरमेंट वाले टॉपिकों में, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन, ठीक है। इसको कई बार क्या बोला जाता है, ये नाम भी ध्यान रख लो आप, सॉरी, पॉलीफ्लोरोएल्केन, 2 नाम। तीसरा नाम क्या है आपका, फ्रियोन। जब हम पढ़ते थे तब ये फ्रियोन के नाम से ही जानी जाती, जब हम 9th-10th में थे तब हम इसको फ्रियोन के नाम से ही जानते थे। इसके अलावा इसका अब नामकरण किया गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसका फिर मॉडिफिकेशन किया गया नाम में पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको तीनों नाम ध्यान रखने, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी आता है। इसका पुराना, हाँ ये इसका पुराना नाम है, इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है आपसे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और इसका मॉडर्न नाम क्या है, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन। तो क्वेश्चन 1 नंबर का ही बनेगा, जो ये मैंने 3 लाइनें लिखी है वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन। अब ये बताओ आप, मैंने टेट्रा क्यों लिखा, कार्बन तो यानी C टेट्रा, क्या, हाँ, जब कोई भी आपका तत्व है या कोई भी आपका प्रतिस्थापी समूह जब संख्या में 4 होता, अपन वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, IUPAC पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि टेट्रा कहाँ से आया। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन क्यों बोला, क्योंकि इसके पास में कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, ठीक है। तो इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड से, ठीक है। और उत्प्रेरक कौन सा है, SbC5, ठीक है।
एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ठीक है। आप इस SbC5 ध्यान रखो, आपको इतना नहीं है, इसको बोलते हैं Sb एंटीमनी पेंटा यानी 5 पेंटाक्लोराइड हो गया, ठीक है। इन की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका CCl3F, ये क्या हो गया आपका फ्रियोन, ये क्या हो गया आपका फ्रियोन। और कौन सा फ्रियोन है आपका 11 है, फ्रियोन पढ़ेंगे 11, 112, 122 जो अभी अपन के नामकरण में देखेंगे। और प्रोडक्ट क्या बन गया आपका HCl। इस समीकरण को दोबारा से देख लो, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन, हाइड्रोजन फ्लोराइड से, HF से। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं एंटीमनी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, तो फ्रियोन बनता है और क्या बनता है आपका HCl बनता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहा करो जिससे पता चले कि क्लास में कुछ किया भी था, ठीक है। एक बार यहाँ रफ में लिख लिया करो, फिर नोट्स मिलते हैं फिर उनको फेयर में कर लिया करो आप, ठीक है। तो बैठे ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं, कुछ लिख रहे तो है नहीं, लिखो थोड़ा, जिससे क्या रहेगा कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ क्लास में कुछ तो किया था। तो ये है आपके फ्रियोन। अब देखते हैं इनका नामकरण कैसे करते हैं। इनका नामकरण भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार सूत्र भी पूछता है, तो आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो अगला टॉपिक है आपके फ्रियोन का नामकरण। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ नामकरण। अब देखो नामकरण में कैसे होगा आपका, वो देखो XYZ होगा, ठीक है। नामकरण में XYZ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, X का मतलब क्या है, वो देखो फ्रियोन अणु में उपस्थित, फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, वो भी कम, कार्बन परमाणुओं की संख्या से एक कम, मतलब C-1। क्या कह रहा है, X का मतलब होगा फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से एक कम, जिसको अपन ने किससे डिनोट कर दिया, C-1 से नोट कर दिया। दूसरा है आपका Y का मतलब क्या होगा आपके, शॉर्ट में देख लो H+1। जितने भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे उनमें क्या कर देंगे अपन, एक हाइड्रोजन परमाणु और ऐड कर देंगे। सपोज 2 है तो अपन क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। अगर 1 है तो क्या कर देंगे अपन 2। तो Y का मतलब क्या होगा आपके हाइड्रोजन परमाणु में प्लस करना। थर्ड है आपका Z, फ्रियोन में उपस्थित फ्लोरीन मतलब F, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है कि फ्लोरीन 111 या फ्लोरीन 12 या फ्लोरीन 11 का सूत्र लिखो। तो आपको 3-4 ही दे रखे, आपके ज़्यादा नहीं दे रखे, ठीक है। अब देख लो कैसे नामकरण करेंगे, इन तीनों को ध्यान रखेंगे। अब मैं एक बताती हूँ आपको, उसको देखो। अब यहाँ दे रखा है CF, सूत्र दे रखा है Cl3, CFCl3। अब आपको इसका नामकरण करना है। क्या करना है आपको, इसका नामकरण करना है। तो कैसे करोगे देख लो आप, ठीक है। X, Y और Z, ठीक है। X क्या है आपके फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। इसको Y को मैं बीच में लिख देती हूँ, X, Y और Z। तो इसमें आपके X यानी फ्रियोन में अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से एक कम।
अपने पास कार्बन कितना है देखो, देखे 1 है, तो 1 में से अपन ने क्या कर दिया -1, तो क्या बच गया आपके 0। दोबारा बता दूंगी, एक बार देखो। x का मतलब क्या है, फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो अपने कार्बन कितना है, मुझे तो देखो 1 दिख रहा है, ठीक है 1 है, तो अपन ने क्या किया C-1 कार्बन -1, तो क्या बच गया आपका 0। फिर y का मतलब हाइड्रोजन कितने कर देंगे अपन +1, तो अपने हाइड्रोजन है ही नहीं, तो भी अपन क्या करेंगे 1 कर देंगे। अगर होता तो +1 कर देते, अगर नहीं है तो अपन ने क्या कर दिया आपके 1। फिर क्या पूछ रहा है आपके, किसकी संख्या, आपके फ्रियोन में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है आपकी 1, ठीक है। अब देखो 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसका नाम क्या होगा, फ्रियोन 1 मतलब फ्रियोन क्या हो जाएगा 11। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। अगर कार्बन परमाणु कितने हैं, फ्लोरीन परमाणु कितने हैं और हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, उसके आधार पर अपन ने क्या किया, आपका नामकरण किया है। यहाँ कार्बन परमाणु कितना था 1, अपना रूल क्या कहता -1 करो, तो क्या आ गया आपका 0, ठीक है। फिर क्या आपका y का मतलब हाइड्रोजन में +1 करो, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका 1, और आपके फ्लोरीन कितना आपका 1, इसलिए इसका क्या हो गया 11। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका C2F2Cl4, C2F2Cl4, X कितने हो जाएंगे बताओ, देखें क्यों C-1 तो 2 -1, अब तो 1 तो आएगा ना, तो फिर 0 कैसे कर रहे हो, क्या आ गया आपका 1, ठीक है। फिर F2 में क्या करेंगे अपन, आपके हाइड्रोजन नहीं है ना, है क्या हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या लगा दे अपन 1, और फ्लोरीन के कितने आपके 2, बताओ क्या नाम होगा, वेरी गुड, क्या होगा 112। आ गया समझ में। इस तरीके से आप क्या करोगे, इनका नामकरण करोगे। ये आता है कई बार, ऐसे तो नहीं आएगा पर ऐसे लिख देगा और आपको नामकरण करना होगा, तो ये जब तरीका ध्यान में रहेगा तो ही होगा। तो समझ ही लेते, तो समझ ही खराब है, तो मेहनत करो, तुम्हारी परसेंटेज बन जाएगी। कोर्स तो तुम तो होने दो, अपने तो क्या है, अपने तो क्लियर हो रहा है थोड़ा। 4 लेसन फिजिक्स के बच्चे, 1 बायो का बच्चा, 1 केमिस्ट्री का बच्चा, 4 2 6 और 3-4 आपके इन्वायरमेंट के बच्चे। इस महीने के मिड तक या इस महीने के लास्ट तक कोई 2-3 चैप्टर बचेंगे मुश्किल से, पूरा कोर्स हो रहा है। फिर गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड करे, अपन तो रिवाइज ही करेंगे, फिर क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब अपन देखते हैं फ्रियोन के उपयोग, निकलती है उसमें तो जो हानिकारक और होती है, बताओ, ये तो अच्छी बात है। फ्रियोन के उपयोग देखते हैं। फ्रियोन के उपयोग, तो इसका उपयोग किया जाता है आपके एक तो अक्रिय विलायक के रूप में, मतलब घोलने में, अक्रिय विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है रेफ्रिजरेटर है आपका, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, और जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, मतलब जैसे क्या किया आपके केले का एक ट्रक भर के आया, उसको एक कमरे में रख दिया, ठीक है, बिल्कुल कोल्ड कर रखा, उसको चिल्ड कर रखा है, ठीक है। तो वो जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, शीत ग्रह बोलते हैं इनको, शीत प्रशीतक ग्रह, शीत प्रशीतक ग्रह में, ग्रहों में ये आता ना, ग्रहों में, है ना।
ठंडे करने वाली जगह होती है जहाँ फ्रूट को या किसी को कई टाइम तक रखा जाता है, लंबे टाइम तक, तो वहाँ क्या किया जाता है, आपका फ्रीऑन गैस का उपयोग किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फ्रीऑन गैस क्या होती है, जहरीली गैस होती है, जो आपके एयर कंडीशनर है जिसको आप एसी बोलते हो, ठीक है, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर और शीत प्रशीतक द्रव से निकलती है आपकी CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये करती क्या है, जो ओजोन परत होती है, अपन इन्वायरमेंट में टॉपिक पढ़ेंगे ओजोन लेयर, ओजोन परत, उसमें क्या करती है, आपके छेद करती है। अब छेद का मतलब ये तो है नहीं वहाँ पे छत है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। छेद का मतलब क्या है, छेद का मतलब ये है कि वहाँ पे जो समताप मंडल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल पढ़ा होगा, है पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो उसमें आप लोगों ने एक ओजोन मंडल भी पढ़ा था, वो गलत था। क्यों गलत था, अगर पढ़ा हो कई बुक में दे रखा है समताप मंडल होता है ना, जो समताप मंडल, उसमें एक परत पाई जाती है, ओजोन की एक लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं ओजोन मंडल। तो ओजोन रियल में होती क्या, एक गैस होती है जिसकी परत होती है, ठीक है। अब जब आपकी CFC बढ़ जाएगी तो वो परत धीरे धीरे दूर चली जाएगी और आपके उस जगह क्या होगा, आपके ओजोन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सपोज आपके यहाँ पे ओजोन परत है, ठीक है, अब ये CFC जा रही है तो ओजोन परत धीरे धीरे यहाँ से दूर होती जाएगी और इस एरिया में ओजोन बिल्कुल भी नहीं रहेगी और इसको क्या बोलेंगे, ओजोन छिद्र। ये मत समझना कमरे में कोई छेद हो गया और ओजोन छिद्र हो, नहीं, ऐसी बड़ी गलती मत करना। वैसे 9th में मेरा समझाया हुआ था, तुम लोग पटरी पे आए हुए हो, ठीक है। तो वो क्या होती है आपकी ओजोन, तो जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, उसकी वजह से ओजोन परत में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है। इस छिद्र होने से क्या हो रहा है, जो सूर्य की, ये ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य की किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, उनसे अपने आप को, अपन को, पृथ्वीवासियों को बचाती है। जब छिद्र हो जाएगा तो वो किरणें सीधी आएगी और जो आपके अर्थ पे जो भी जीव है वो इससे प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे, अगर ओजोन परत में छिद्र हो गया, सूर्य का जो किरणें है वो क्या हो रही है, आपकी सीधी आएगी, धरती का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हो आप। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी के तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जो आपके ध्रुवों की बर्फ है वो पिघल जाएगी, पिघलेगी तो जो समुद्र का लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका सी का लेवल ऊपर आ जाएगा और जो समुद्र वाले इलाके वहाँ क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपकी सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ रही है, त्वचा पे पड़ रही है, तो आपकी त्वचा का कैंसर भी हो सकता। तो इस तरीके से क्या करती है, आपको बचाती है और जो CFC है वो ओजोन परत को नष्ट करती है। ये जो अभी अपन ने देखा लास्ट में ओजोन परत वाला, ये अपन इन्वायरमेंट में देखेंगे, वहाँ डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका CFC या फ्रीऑन, ठीक है। अब देखते हैं CNG। अगला है आपका CNG, इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसकी क्या पूछी जाती है, पूरा नाम भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और कई बार पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं, मतलब किस किस से मिलके बनी होती है। तो इसका मुख्य अवयव होता है आपका मेथेन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मेथेन, और ये क्वेश्चन आपके 8th क्लास में भी था। एक थी वाटर गैस, वाटर गैस, और एक थी आपकी ये वाली गैस, जल गैस, ठीक है। इसके अलावा देखो जो CNG होगी उसकी फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य अवयव क्या होगा, आपका मेथेन होगा, और क्या होंगे, अन्य हाइड्रोकार्बन होंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो ये इसमें कार्बन का प्रतिशत कम होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। कार्बन का प्रतिशत इसमें क्या होगा, कार्बन का परसेंट इसमें कम होगा। अब CNG को जब जलाएंगे तो कार्बन का
प्रतिशत कम है तो ये क्या करेगी, प्रदूषण कम करेगी। सीएनजी में क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज प्रतिशत कम होता है। जब इसको जलाएंगे तो पोल्यूशन या प्रदूषण कम होगा, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनेगी। इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में। जो गाड़ी वगैरह है उनमें सीएनजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सिलेंडर मिलता है, वो उसको लगा लिया जाता है। ये कम से कम पोल्यूशन करती है। जो शहर ज़्यादा पोल्यूटेंट है, जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ सीएनजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि सीएनजी से जो आपके कार्बन की मात्रा प्रतिशत कम है, इसके अलावा जब ये जलेगी तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में बनेंगे, प्रदूषण कम होगा। इसलिए ईंधन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, और शायद मेरे हिसाब से पेट्रोल से ये सस्ती भी पड़ती है। सीएनजी पेट्रोल से सस्ती भी पड़ती है, इसके अलावा पोल्यूशन भी नहीं कर रही। तो ये क्या है, आपके ऊर्जा का, ये ईंधन का एक स्रोत है। तो आजकल क्या किया जाता है, गाड़ियों को सीएनजी में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ सीएनजी का यूज किया जाता है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वहाँ ज़्यादातर गाड़ियाँ कैसी आपकी, सीएनजी है। तो ये था आपका सीएनजी, बाकी अपन कल देखेंगे।